गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम कल की क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में आपने डिस्कस किया था कुछ पैटर्न्स पर। हम बात कर रहे थे प्रेरित्रों के संयोजन के ऊपर और प्रेरित्रों के संयोजन में हमने काफ़ी सारे पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम उसके बाद के पैटर्न डिस्कस करेंगे। अब देखो अगला पैटर्न जो आपका है, अगला पैटर्न जो है, नंबर आप देख लेना, नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको बना रहा हूं। अगला पैटर्न इस तरीके का होगा। ये आपके एक कॉइल है, फिर अगेन ये एक और कॉइल है, एक और कुंडली और ये एक और कुंडली। अच्छा, एक कॉइल इस तरीके से जुड़ा हुआ है और अगला कॉइल जो है वो आपका इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इन सब पर लिखा हुआ है 3 मिली हेनरी, सबका मान एक ही है, 3 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी और ये आपके 3 मिली हेनरी। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ये टर्मिनल आपका X है और ये टर्मिनल आपका Y टर्मिनल है। ये आपके पास X टर्मिनल और ये आपके पास Y टर्मिनल। अब आपको क्या करना है, X और Y टर्मिनल के बीच में कुल प्रेरकत्व ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका पास क्या है, X व Y टर्मिनल के बीच कुल प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। कुल प्रेरकत्व का मान ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन। तो आप देखना करना क्या है आपको, यहां से आप करंट भेजोगे और ये जो करंट यहां है इस आपके बिंदु से 3 ब्रांचों में बटेगी। ठीक है, 3 ब्रांचों में बटी और तीनों ब्रांचों को आप गौर से देखिए। तीनों ब्रांचों में इंडक्टेंस का मान समान है। तीनों ब्रांचों में 3 और 3 मिली हेनरी इंडक्टेंस है। इसका मतलब आपके पास क्या है, अगर L का मान समान है तो आपको पता होना चाहिए कि XL का मान समान होगा और अगर XL का मान समान है तो आपके वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी समान होगा और करंट भी आपके बराबर बटेगी। ठीक ना? तो इसका मतलब ये वाली जो करंट अंदर जाएगी वो 3 बराबर आपके क्या है भागों में बढ़ जाएगी और तीनों पर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप समान होने वाला है। तो अगला बिंदु जो मिलेगा वो मिलेगा A और B। या आपके पास जो अगले पॉइंट मिलेंगे वो A और B। और अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि A व B जो है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। A व B आपके पास कौन सा बिंदु है, समविभव बिंदु। A व B आपके पास क्या है, समान विभव के बिंदु है। अब अगर आपके A व B समान विभव के बिंदु है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो उनके बीच प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होगा। उनके बीच प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होगा। इसका मतलब ये जो आपके पास इंडक्टर है इसमें किसी प्रकार का कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा और आपको पता है करंट कंडक्शन जो है वो ओपन सर्किट में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये ओपन सर्किट है तो इसको हटाया जा सकता है। इस वाली कॉइल को आप हटा सकते हो। तो देखो मैं इस कॉइल को हटा रहा हूं, ये मैंने इस कॉइल को हटा दिया। ठीक है, ये कॉइल हटते से क्या होगा, ये जो करंट इस ब्रांच में आया है ये करंट यहां से बाईपास होगा इस जगह पर। ठीक है, ये जो करंट आपके पास यहां आया है वो यहां से बाईपास होगा इस ब्रांच पर। क्लियर? तो ये आपके 3 और 3 आपस में सीरीज में है, ये हो जाएगा 6 मिली हेनरी। दोबारा फिर देखना, ये आपके पास 3 और 3 आपस में सीरीज में है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 6 मिली हेनरी। अब आप देखो 6 मिली हेनरी, 6 मिली हेनरी और फिर आपके पास ये ब्रांच बचती है बीच वाली, ये आपके पास हो जाएगी 3 मिली हेनरी। तब देखो 6 मिली हेनरी, 6 मिली हेनरी, 2 बड़े मान के एक जैसे आ रहे हैं और फिर उसके बाद उसका आधा आ रहा है। तो आंसर आपके पास क्या होगा, सबसे छोटे का आधा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सबसे छोटे का आधा। तो आपकी जो टोटल इंडक्टेंस है वो 3/2 मतलब 1.5 मिली हेनरी आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी आपको दिख जाए तो जो भी आपके पास एलिमेंट है उस एलिमेंट का आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। मतलब आपको देखना, मैं जो जनरल बात बता रहा हूं ना वो इस तरीके से, अगर आपका क्वेश्चन इस फ्रेम में आता है तो आपने करना क्या है, यहां पे जो भी लिखा हुआ है आप उसका आधा कर दीजिए। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, 2.5। अगर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 5। अगर 20 लिखा हुआ है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 10। इस तरीके से आपने इस पैटर्न को हैंडल करना है।
बहुत बढ़िया पैटर्न है और आपके क्या है प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपको इस तरीके का पैटर्न मिलता है तो आपको क्या करना है, जो भी मान उसके ऊपर लिखा हुआ है वो उसका आधा आएगा, है ना, मतलब आपके हाफ। लेकिन ध्यान रखना पैटर्न पहचानना जरूरी है। आप तुक्के लगा तो रहे हो, लेकिन तुक्के लगाने से ज्यादा बेटर है कि आप इसको सॉल्व करके भी आप देख लो, अगर आपके पास समय है तो। और अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं, है ना, फिर तो जैसा मैं बता रहा हूं आपने वैसा ही करना है। क्लियर, ये आपके पास पैटर्न था। इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं। अगला पैटर्न देखते हैं। देखो अगला पैटर्न आपको कैसा दिखता है। अगला पैटर्न ये रहा। ठीक है, फिर दोबारा देखते हैं अपन। क्लियर, ये आपके पास है एक्स टर्मिनल और ये आपके पास है वाई टर्मिनल। आपको बताना है एक्स और वाई टर्मिनल के बीच कुल प्रेरकत्व का मान क्या होगा। सर्किट क्लियर विजिबल है आप लोगों को, है ना। यहां पर हम मान रख रहे हैं, जनरल वैल्यू रख रहे हैं एल एल एल, ठीक है, सब जगह पर आपको एल मान रखा हुआ है। एल हेनरी, एल मिली हेनरी, जो भी होगा वो एल की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एकांक घन के विकर्णीय शीर्षों के बीच मिलने वाला कुल प्रेरकत्व क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, एकांक घन, ये आपके घन है, घन आकृति है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके बराबर है तो घन आकृति है। तो हम क्या बोलेंगे, एकांक घन के विकर्णीय, एकांक घन के विकर्णीय शीर्षों, विकर्णीय शीर्षों के बीच, विकर्णीय शीर्षों के बीच, ठीक है, विकर्णीय शीर्षों के बीच मिलने वाला कुल प्रेरकत्व क्या होगा, प्रेरकत्व क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखना एकांक घन के विपरीत शीर्षों के बीच मिलने वाला कुल प्रेरकत्व क्या होगा। तो अब देखो करंट यहां से अंदर भेजेंगे अपन, करंट गया। अब आप देखो करंट यहां, यहां और यहां, तीन ब्रांचों में बटा, और इन तीनों ब्रांच का प्रेरकत्व समान है। ठीक है, तीनों ब्रांच का प्रेरकत्व समान है, और जब तीनों ब्रांच का प्रेरकत्व समान है तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर जो आपके पोटेंशियल आएगा वो एक जैसा आएगा। तो मैं इन तीनों बिंदुओं को 1 पॉइंट मार्क कर रहा हूं। क्लियर, आगे देखते हैं। करंट आगे बढ़ेगी और करंट यहां से बाहर निकलने वाली है और यहां से आउट हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैंने स्टार्ट पॉइंट देखना है, फिर उसके बाद मैंने आखिरी वाला पॉइंट देखना है। करंट यहां से अंदर आएगा और यहां से आपके बाहर निकल जाएगा। तो आप बताओ, जहां से ये ऐसे आपके अंदर आया है और फिर बाहर निकला है, इन सबका प्रेरकत्व भी तो समान है। और जब इन सबका प्रेरकत्व समान है तो पक्की बात है कि समान पोटेंशियल डिफरेंस से रिलीज हुआ होगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान तो एक जैसा है ना। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान समान है तो ये वाले भी आपके पास जो बिंदु आएंगे, ये वाले आपके पास पॉइंट, ये पॉइंट आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। मतलब इन तीनों पर विभव का मान एक जैसा रहने वाला है। और जब तीनों पर विभव का मान एक जैसा रहने वाला है तो आपके क्या है, मैं इसको 2 से मार्क कर सकता हूं, ये 2 से मार्क। अच्छा, अभी तक जो आपके टाइप आपने पढ़े हैं, जितने भी पैटर्न पढ़े हैं, उन पैटर्न्स के अंदर होता क्या था कि भाई इक्विपोटेंशियल पॉइंट आता था और उस इक्विपोटेंशियल पॉइंट के बीच में कुछ जोड़ देते थे, कोई भी आपके कंपोनेंट लगा देते थे। आप क्या बोलते थे कि उस कंपोनेंट में धारा नहीं बहेगी, करंट का वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा, और जब करंट का मान 0 आएगा तो इसको ओपन कर सकते हैं और फिर उसको हटा देते थे और सर्किट को आप सॉल्व कर लेते थे। क्लियर, ऐसा करते थे आप। लेकिन अभी यहां पर आपको हटाने जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस कुछ नहीं जुड़ रहा, इन दोनों के अक्रॉस भी कुछ नहीं जुड़ रहा है, इन दोनों के अक्रॉस भी
कुछ नहीं जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ रहा है, और इनके अक्रॉस भी कुछ नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बोले सर एक और दो के अक्रॉस कुछ नहीं जुड़ रहा है, लेकिन 1 और 2 के अक्रॉस तो जुड़ रहा है। एक भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, 2 भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, और जब ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो इन दोनों के बीच जो कंपोनेंट है क्या हम उसे हटा सकते हैं? जवाब है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब देखना, 1 इस रेस्पेक्ट में समविभव है, 2 दूसरे रेस्पेक्ट में समविभव है। 1 पर पोटेंशियल का मान ज्यादा है, 2 पर पोटेंशियल का मान कम है, इसलिए धारा का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। धारा का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम इस कंपोनेंट को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक अलग से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने के लिए ये वाला मैंने एक्स पॉइंट जो है वो यहाँ मार्क किया, ये रहा आपका एक्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है ना, तो ये आपका करंट यहाँ से अंदर भेज दिया मैंने। क्लियर? अब देखो, इस जगह से करंट 3 ब्रांचों में बटा, है ना, इस जगह से ये करंट आपके 3 ब्रांचों में बटा, और जब करंट 3 ब्रांचों में बटा है तो यहाँ पर ये मैंने एक कॉइल, और फिर उसके बाद ये दूसरा वाला कॉइल, और ये आपका तीसरा कॉइल जोड़ दिया। क्लियर? अब आपके इन तीनों पर पोटेंशियल सेम है, तो इनको कॉमन कर एक जगह लिख सकते हैं हम कि ये आपका 1 पॉइंट है, ये आपका क्या है? 1 पॉइंट है। क्लियर? और इसी प्रकार से यहां देखो, ये करंट यहां से बाहर जा रहा है ना, तो इसको मैं यहां इधर की तरफ प्लॉट कर रहा हूं। ये करंट मेरा यहां से बाहर जाएगा, ये एक्स टर्मिनल है, नजर आ रहा है एक्स, और ये आपके पास क्या है? वाई टर्मिनल। ये एक्स टर्मिनल और ये वाई टर्मिनल। अच्छा, वाई टर्मिनल पर भी तो 3 आपके क्या है? कॉइल जुड़ी हुई है, तो मैंने वाई टर्मिनल पर भी 3 कॉइल जोड़ दी। ये आपके पास है पहला कॉइल, ये आपका दूसरा कॉइल, और ये रहा तीसरा कॉइल। और चूंकि तीनों पर पोटेंशियल एक जैसा आ रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन कर 2 पॉइंट मार्क करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने इसको कॉमन किया और यहां से एक पॉइंट निकाला, इसको मैंने 2 पॉइंट बोला, दूसरे नंबर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब देखो, 3 और 3 6 एलिमेंट तो हो गए। आपको पता होना चाहिए कि जो घन होता है इसमें कुल साइड्स कितनी होती है? 12। तो 6 जो है वो तो हो गई, 3 और 3 6, बाकी की 6 बची है। तो बाकी की 6 कहाँ है? आप देखो, बाकी की 6 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 3 ये रही और 3 ये रही। अच्छा, इन तीनों को देखते हैं अपन कि वास्तव में तीनों की तीनों है किस जगह पर, है ना। तो ये तीनों की तीनों आपके पास क्या है? 1 और 2 के बीच में। देखो, 1 और 2 के बीच में, इसको देखो 1 और 2 के बीच में, इसे देखो इन बिटवीन 1 एंड 2, इन बिटवीन 1 एंड 2, इन बिटवीन 1 एंड 2। तो बाकी आपके पास जो 6 एलिमेंट है वो एक बिंदु और 2 बिंदु के बीच जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि 2 या 2 से ज्यादा कॉइल इस प्रकार जुड़ी हुई हो कि उन सभी का एक सिरा एक स्थान पर और उन सभी का दूसरा सिरा किसी दूसरे स्थान पर जुड़ा हुआ हो, तो इसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये आपके पास क्या है? समानांतर क्रम संयोजन है। इसका मतलब इन्हें पैरेलल में जोड़िए 1 और 2 के बीच। तो देखो, जोड़ते हैं जरा। ये रहा आपका पहला कॉइल, दूसरा, तीसरा कॉइल, चौथा कॉइल, पांचवा कॉइल, और ये आपका आखिरी छठा कॉइल। अब देखो, सब पर इंडक्टेंस का मान समान आ रहा है। इसके ऊपर सब पर इंडक्टेंस की वैल्यू सम है, एल एल, है ना। सब पर आपके एल 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 मिलने वाला है। इस पर भी रेस्पेक्टिवली सब पर एल 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 है। मैं समझता हूँ ये सर्किट बहुत आसान हो गया। ये सर्किट हो सकता है आपसे हैंडल नहीं हो रहा हो, लेकिन ये सर्किट तो आप आराम से हैंडल कर दोगे, है ना। कुछ नहीं करना है। आप देखो, इसका क्या हो जाएगा? जब समान मान का प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो पैरेलल क्रम में, तो क्या होता है? एक प्रेरकत्व का मान बटा उनकी संख्या, है ना। तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा? L बटा 3। इसका क्या हो जाएगा? बोले L बटा आपके 6। इसका क्या हो जाएगा? L बटा 3। ये आपके पास क्या है? टोटल इंडक्टेंस इस तरीके से निकलेगा। टोटल इंडक्टेंस इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब आप सोचो, इसको सॉल्व करना है तो काश इन सब में नीचे की तरफ आपके एक जैसा होता, मतलब या तो सब में 3 3 होता या फिर सब में 6 6 होता, है ना। तो अब देखो, यहां पर मैं सबको 6 बनाऊं, तो इसको 6 बनाने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहां 2 से गुणा कर दीजिए। अच्छा, इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। लो साहब, 2 से गुणा हो गया। अब आपको पता है कि नीचे तो आपने 6 बना दिया, ऊपर जो नजर आ रहा है ना, जोड़ दीजिए, है ना। उसकी कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। 2 3 और 2 5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 5L। तो इसका जो टोटल इंडक्टेंस आएगा वो आएगा आपके 5L बटा 6,
हेनरी या फिर आपके मिली हेनरी जो भी है आपका, या फिर आपके मिली हेनरी जो भी रेस्पेक्टिवली मान मिलता है। तो आप ध्यान रखना रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में यही वाला मान आपको किस तरीके से मिला था 5R/6, और कुंडली के रेस्पेक्ट में क्या मिला हुआ है 5L/6। तो यहाँ पे R और L को आप रिप्लेस करते हो तो दोनों के सूत्र निकल कर आ जाते हैं। प्रतिरोध वाला जो आपके घन का क्वेश्चन करवाया था उसमें भी आपके 5R/6 आ रहा था, इधर कुंडली वाले में रिजल्ट क्या है 5L/6। तो फर्क तो मात्र आपके R और L का ही है ना, तो इस सूत्र आराम से आपको याद रहने वाला है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछता है कि एकांक घन के विकर्णीय शीर्षों के बीच मिलने वाले टोटल इंडक्टेंस का मान बताइए, तो एकांक घन के विकर्णीय शीर्षों के बीच मिलने वाले कुल प्रेरकत्व का मान होता है 5L/6। अब देखो मान लो ये L की जगह पर आपको बोलता है कि L की जगह पर 2 है, तो अगर L की जगह पे 2 है तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 5 × 2/6, 5/3 हेनरी। अगर बोलता है कि नहीं L की जगह पर आपके क्या है 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम L की जगह पे 4 रख देंगे, तो 5 × 4/6, तो 2 से 2 बार और ये 3 बार, उत्तर आ जाएगा 10/3 हेनरी। अगर ये कहता है कि नहीं आपके L की जगह पर 3 है ना, L बराबर आपके पास कितना है 3 है, तो 3 रखते से हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 × 3/6, ये 2, आंसर आपके पास क्या जाएगा 2.5 हेनरी। क्लियर? तो ये जो टाइप है इसको आप इस तरीके से करोगे तो बहुत बढ़िया टाइप है, आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलता है, और आशा करते हैं कि आप इसको याद रखोगे और अगर एग्जाम में आ जाता है तो बिल्कुल ऐसे कैसे चिपका कर आओगे। जनरल वैल्यू भी आ सकती है, और जनरल वैल्यू अगर नहीं आती है किसी मान के साथ आता है तो 1, 2, 3, 5 और 10, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर? चलो इससे आगे की बातें करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। अगला पैटर्न जो है वो इस तरीके का देखने को मिलता है आपको। ये आपके पास क्या है, ठीक है, इस तरीके से, और आपसे कहता है कि आप x और y के अक्रॉस टोटल इंडक्टेंस का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो आपके पास है 10 मिली हेनरी है, सब पर 10 मिली हेनरी है, ये आपके पास 10 सब वैल्यू आपके पास कितनी है 10 है। चलो 10 अच्छा ऐसे मिलेगा, और अगर ऐसे नहीं मिलेगा ना तो हो सकता है आपको इस फॉर्म में दे रखा हो, सर्कल की फॉर्म में मिलता है ये इस तरीके से। यहां से करंट आपके इन जाएगा और यहां से करंट आपको आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहां मान लेते हैं अपन कि सब आपके 4 मिली हेनरी है, 4 मिली हेनरी की सब जगह पे मान है, तो ये सब 4 है ना, 4 मिली हेनरी है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपल कोई भी एक पॉइंट पकड़ना है और उस एक पॉइंट से करंट को अंदर भेजना है, और जहां से करंट बाहर निकलेगा ना उस करंट को ध्यान रखना, वहां से वही करंट बाहर निकलेगा। तो आप देखिए ये करंट यहां से अंदर जाएगा, ठीक है, यहां से करंट यहां और यहां बटेगा। इसके बाद देखो करंट यहां और यहां बटेगा, और ये वाला करंट यहां और यहां बटेगा।
इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो अंदर भेजा था इस वक्त 4 ब्रांचों में बह रहा है। ठीक है, जो करंट आपने अंदर भेजा था वो कितनी ब्रांचों में बह रहा है? 4 ब्रांचों के अंदर आपके बह रहा है। और आप देखो चारों ब्रांचों का ब्रांच इंडक्टेंस समान आ रहा है। ठीक है, चारों ब्रांचों का ब्रांच इंडक्टेंस जो है वो समान आ रहा है। और जब सारी ब्रांचों का ब्रांच इंडक्टेंस समान आ रहा है तो पक्की बात है करंट का बंटवारा जो है वो बराबर बराबर होगा। करंट का बंटवारा बराबर बराबर होगा तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप बराबर बराबर होंगे। और अगर वोल्टेज ड्रॉप बराबर है तो आगे जो भी बिंदु मिलने वाले हैं ना आपको, जहां से करंट दोबारा बटेगी, वो आपके क्या होंगे? आपस में इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे, समान विभव के बिंदु होंगे। और अगर ये समान विभव के बिंदु है तो ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी, मतलब ए बी सी इक्विपोटेंशियल पॉइंट होगा। मतलब ए कोमा बी व सी सम विभव के बिंदु होंगे। सम विभव बिंदु होंगे। और अगर ए बी सी जो है वो समान विभव के बिंदु होंगे तो आप सोच सकते हो कि यार यहां पे किसी भी प्रकार का कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा, यहां पर भी किसी प्रकार का कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा। और अगर इन ब्रांचों में कोई करंट बह ही नहीं रही है तो आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो ना इनको, है ना? तो बस हम वही करने वाले हैं, हटा दो इसको। ये हमने इसको हटा दिया। ठीक है, हटाते से देखो क्या होने वाला है? ये जो करंट है यहां से बाईपास होके यहां जाएगी, मतलब 10 और 10 20। ये वाला करंट देखो, ये वाला करंट यहां से सीधे बाईपास होके यहां जाने वाला है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। अच्छा देखो, ये दोनों तो आपको दिख रहे हैं पैरेलल में है, दोनों आपके पास कौन से क्रम में है? समानांतर क्रम में है। और अगर ये समानांतर क्रम में है तो कितना हो जाएगा इसका? 5। और ये दोनों भी समानांतर क्रम में है तो कितना हो जाएगा आपके? 5। ठीक है, तो ये आपके पास 5 और 5, ये दिख रहा है ना 5 5, ये दोनों आपस में कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। और दोनों श्रेणी क्रम में है तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। ये आपके पास 10। अब आप फोकस करना केवल इन पर। ये आपके पास पहला पैटर्न है। पहला पैटर्न में मैंने आपको क्या सिखाया था कि यदि 2 मान बड़े वाले समान आ जाए और फिर उसके बाद उसका आधा आता है तो आंसर क्या होगा? सबसे छोटे वाले का आधा। आंसर क्या आएगा? सबसे छोटे वाले का आधा। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला आपके पास क्या है? 10, और 10 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो यहां पर LT का मान आएगा 5 मिली हेनरी। LT का मान होगा 5 मिली हेनरी। अब देखो थोड़ी सम्मिति बनाते हैं अपन कि यहां पर लिखा हुआ क्या था? 10, आंसर कितना आया? 5। यहां पे लिखा हुआ कितना है? बोले 4, तो आंसर कितना आएगा? 2 मिली हेनरी। ठीक है, एक बार जरा चेक भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप क्लियर करने की कोशिश करना कि कैसे निकाला। आप देखो करंट यहां से अंदर भेजा, ठीक है, अब आपके करंट यहां जाने वाला है और यहां जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास करंट यहां से फिर बटेगा, तो करंट यहां चला जाएगा और यहां चला जाएगा। ये वाला करंट यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। आप फोकस करिए कि इन सब पर इंडक्टेंस का मान समान है। अब आप बताइए, जब L का मान समान है तो जब L का मान आपके पास समान आ रहा है तो पक्की बात है XL का मान समान आएगा। XL का मान समान होगा तो करंट बराबर बराबर बटेगी, और अगर करंट बराबर बराबर बटेगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर बराबर होने वाले हैं। और अगर वोल्टेज ड्रॉप आपके क्या है? बराबर है, तो आपको मिलेंगे क्या? ABC। और ABC क्या है? समविभव के बिंदु। ABC क्या है? समविभव के बिंदु। और आपको पता है कि समान विभव के बिंदुओं के बीच किसी भी प्रकार का कोई आपके करंट कंडक्शन नहीं होता है। वहां बहने वाली करंट क्या होती है? शून्य होती है। और अगर बहने वाली करंट शून्य है तो इसका मतलब यहां पर 0, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपके पास? 0। और अगर बहने वाली करंट आपके 0 है मतलब इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। कैसा व्यवहार कर सकता है? ये खुले परिपथ की भांति व्यवहार कर सकता है। और अगर खुला परिपथ है तो बस कर दीजिए खुला। ये देखो ओपन कर दिया हमने, ठीक है, ये आपके ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करते से क्या हुआ? ये करंट जो है यहां से बाईपास होकर सीधे इधर जाएगी 8, ये करंट यहां से बाईपास होकर इधर जाएगी 8, और ये दोनों पैरेलल में हैं 2, ये दोनों पैरेलल में हैं 2, ये दोनों सीरीज में हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया? 4। तो अब आप देख लो 8 8 4 है ना पहला पैटर्न। तो 8 8 4 मतलब क्या? सबसे छोटे वाले का आधा, और सबसे छोटे वाले का आधा 4 का आधा मतलब 2, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 2 मिली हेनरी। क्लियर है? तो
आई होप ये वाला आपको पैटर्न क्लियर समझ में आया होगा और आपके रेजिस्टेंस के जो डाउट है वो यहाँ आकर क्लियर हुए होंगे। और अगर यहाँ भी क्लियर नहीं हुए तो वेट, आप जो है कैपेसिटर के अंदर इन डाउट्स को दोबारा क्लियर कर सकते हो, है ना। ये पैटर्न जब ये जो पूरा हॉटपॉट सेशन पहला है ये जब खत्म होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहने वाला है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम अगले पैटर्न पे बात करेंगे। चलिए, तो जो है अगला पैटर्न देखते हैं। देखो अगला पैटर्न आपको क्या होता है, ये इस तरीके से, ये एक कॉइल है, फिर दोबारा दूसरी कॉइल, फिर एक और कॉइल ले लेते हैं, फिर यहाँ से आपके पास एक और कॉइल है। ऐसे करते करते आपको बहुत सारी कॉइल देखने को मिल जाती है और ये रिटर्न हो गई सारी की सारी कॉइल, है ना। यहाँ पर आपके एक कॉइल, फिर देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुंडलियों से एक ट्रेन की बोगी, आपके ट्रेन बना देते हैं, है ना। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके से बोगी है और ये पूरी की पूरी ट्रेन है। आपको कहता है कि भी टोटल इंडक्टेंस का मान निकालिए ऐसे देखते हुए, है ना। टोटल इंडक्टेंस का मान निकालिए ऐसे देखते हुए। अब देखो ये कितना है, 5 मिली हेनरी, ये आपके पास 5 मिली हेनरी, ये आपके 10 मिली हेनरी, ये 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी और ये रेस्पेक्टिवली 10 मिली हेनरी, ये आपके पास 10 मिली हेनरी और ये भी आपके पास 10 मिली हेनरी, ठीक है। अब आप देखना ये भी पैटर्न है, एक ट्रैप है। मतलब अगर आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकल गए ना तो काफी समय लगने वाला आपको। और अगर आप समझ गए कि यार ये आपके पास एक ट्रैप है, ठीक है, तो अगर ये ट्रैप है तो फिर आपको समझना पड़ेगा ट्रैप बनाया कैसे है। आप देखिए इस जो ट्रेन दिख रही है आपको एक कॉइल्स की, इस ट्रेन के अंदर आप सबसे आखिरी वाली बोगी पर जाइए, ठीक है, और वहां जाकर ये जो आपको दिख रहा है ना बिंदु, इस नोड को आप चेक कीजिए कि करंट यहां जाएगा और यहां जाएगा, यहां से जो करंट आएगा वो यहां जाएगा और यहां जाएगा। अब आप देखिए ये वाला जो करंट है ये यहां से यहां जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे, ये सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10। अगर इसका जोड़ इसके बराबर है तो पे अटेंशन, इसके ट्रैप होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। अब आप देखना ये आपके पास इसके बराबर आ गया। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा दूर से देखिए कि क्या कोई ऐसा है जो बार बार आपके रिपीट कर रहा है। बोले हाँ, ये देखो 5 व 10, इधर देखो 5 व 10, इधर देखो 5 व 10, इधर देखो 5 व 10, बार बार आपके पास क्या है 5 और 10 का रिपीटेशन कर रहा है। इसका मतलब कंफर्म ये एक ट्रैप है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कंफर्म ये एक ट्रैप है। और अगर ये ट्रैप है तो इसका आंसर क्या होगा, इस शंट भुजा का आधा, इसका आपके पास जो LT होगा वो क्या होगा, शंट भुजा का आधा। अब आप बताओ इस शंट भुजा पर लग क्या रहा है 10, तो 10 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 मिली हेनरी आंसर, ठीक है, 5 मिली हेनरी आंसर। तो आपको सबसे पहले इस ट्रैप को चेक कैसे करना है कि क्या आखिरी वाली ब्रांच के आपके कॉइल का इंडक्टेंस का जोड़ इसके बराबर आ रहा है। जवाब आता है हाँ आ रहा है, ठीक है। फिर क्या कोई आपके सिमेट्रिसिटी, कोई ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, जवाब आएगा हाँ ऐसा हो रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, बोले शंट का आधा। अब आपके सवाल जो है वो दिमाग में आ ही रहा होगा कि यार शंट भुजा मतलब क्या, मैं किसी को भी शंट बोल सकता हूं क्या। बोले नहीं, आप किसी को भी शंट नहीं बोल सकते। मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो डायरेक्ट सप्लाई पे जा रहा हो, जिसके दोनों आपके सिरे डायरेक्ट सप्लाई पे जा रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, शंट। दोबारा बोल रहा हूं, एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा पुर्जा जो डायरेक्ट सप्लाई पर जाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आपके शंट। अब देखिए इस कंपोनेंट के दोनों सिरे डायरेक्ट सप्लाई पे जा रहे हैं। देखो इसका ये सिरा डायरेक्ट सप्लाई पे जा रहा है, इसका ये सिरा डायरेक्ट सप्लाई पे जा रहा है। अगर इसको चेक करो तो देखो इसका एक सिरा तो सप्लाई पे जा रहा है, लेकिन दूसरा सिरा आपके किसी और जगह पे जुड़ रहा है। बाकी और किसी कंपोनेंट के अंदर ये कंडीशन आपके क्या है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। केवल ये जो आपके सबसे पास का सिरा है यही इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, शंट। और इसका आधा करते से आंसर आ जाएगा। चलो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं ना।
चलिए, तो ये आपके पास कैपिटल ए है और ये जो है वो कैपिटल बी है। वापस क्लियर। इस तरीके से आपको क्या है, ये मिला हुआ, इस आखिरी वाले को अपन हटा देते हैं। आखिरी वाला जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ी ट्रेन हो जाएगी ना, मालगाड़ी बन जाएगी आपके, तो ये मालगाड़ी अपन हटा देते हैं और ये एक छोटी पैसेंजर ट्रेन काफ़ी इतना। अब आपको फोकस किस पे करना है, बोले फोकस तो गुरुजी इस पे करना है, ठीक है ना, पूरी की पूरी ट्रेन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब इधर देखना, ये आपके पास 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। वापस आपके पास क्या है, ये 1 ओम है, ये आपके पास कितना है 2 ओम है और ये 4 ओम है। फिर ये 2, ये 4, ये 2, ये 4, ये 2 और ये 4, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर हम देखें इस चीज़ को कि इसको जोड़ेंगे अपन, जैसे ये हो गया आपके पैटर्न, है ना। आपको निकालना है LT का मान इस जगह से। क्लियर है क्वेश्चन। तो अब देखो, सबसे आखिर वाले बोगी में जाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 4। अच्छा, ये 4 जो है वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोले हाँ आ रहा है, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पर जो है ए सिमेट्रिसिटी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, बोले हाँ आ रही है, सिमेट्रिसिटी भी नजर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोले इसका आधा कर दीजिए, 2 मिली हेनरी। LT का मान क्या हो जाएगा, 2 मिली हेनरी। अगर ये सब आपके पास क्या है मान मिली हेनरी में आपको गिवन है सारे के सारे मान, तो आपके 2 मिली हेनरी, और अगर आपके हेनरी में दिए हुए तो 2 हेनरी हो जाएगा। क्लियर, ये आपका पैटर्न है। अब दिमाग में से क्वेश्चन आता है कि अगर सर मान समान नहीं आया तो, अगर ये वैल्यू ट्रैप नहीं हुई तो, आप तो कह रहे हो कि इस ट्रैप होगा, लेकिन अगर मान लो ट्रैप नहीं हुआ तो, बोले हाँ वास्तव में ट्रैप अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, है ना। तो फिर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिए, इसको हटाते हैं और वो क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके ट्रैप नहीं होगा, है ना। अच्छा देखना, आपके जो डाउट वगैरह है ना वो सारे मैं ही बनाता चलूंगा और उन डाउट्स के जवाब भी आपको मैं ही देता चलूंगा, कोई कमेंट्स बॉक्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या सोच सकते हो और उन प्रश्नों के जवाब भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका है, जब मैं ऑफलाइन क्लास से भी लेता हूं तो वहां भी मेरा स्टूडेंट कम ही क्वेश्चन पूछता है, मतलब स्टूडेंट्स के एंड से इधर की तरफ कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर वो आपके पास क्या मेरे को सुनता है और जितने भी संभावित प्रश्न हैं और उन संभावित प्रश्नों के जो भी एग्जैक्ट जवाब है वो मैं उसको देता हूँ, ठीक है। उन बच्चों का सिर्फ एक काम होता है और वो है कि जो मैंने लिखाया है, जो मैंने नोट किया है उसे नोट करे और याद करे, ठीक है। इससे ही काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए हैं डीजे सर क्लासेस के और काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी सफलता जो है अर्जित की है। तो आप अगर कमेंट्स बॉक्स या मेरे से आपके कन्वर्सेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें और जो मैं कंटेंट यहाँ पर लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसको फोकस करें और उसको याद करें तो आपका काम बन जाएगा। कई बार बच्चा होता है कि अननेसेसरी टीचर से कन्वर्सेशन करना चाहता है, अननेसेसरी आपके क्या है कमेंट्स को यूज़ कर रहा है, हाय हेलो सर ये वो राम राम या और कोई। तो आप देखना, कमेंट्स बॉक्स अच्छी बात है, आप और मेरे बीच में संवाद स्थापित करता है, लेकिन ध्यान रखना आपके और मेरे बीच में संवाद केवल कंटेंट का हो, ठीक है। कंटेंट के अलावा कोई और विषय हमारे बीच में नहीं हो सकता, मतलब मेरा पढ़ाने का होगा, आपका पढ़ने का होगा, ठीक है, और आपके साथ में याद करने का होगा, ठीक है। अगर ये वाला काम अपन 100% पूरा करते हैं तो आप कंफर्म सेलेक्ट होंगे, है ना। आप जिस भी भर्ती के लिए जा रहे हैं, टेक्निकल जिस में आ रहा है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जिस में आ रही है, वो सारे एग्जाम जो है आप आराम से फाइट करेंगे। और मेरा पढ़ाया हुआ 80% के आसपास, मतलब ध्यान रखना 80% आपके सिलेबस जो पढ़ाऊंगा उसी में से निकल कर आने वाला है, आपको उसको 100% याद करना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यार कमेंट्स बॉक्स नहीं मिल रहा है हमें और सर से बात नहीं हो पा रही है ना। आप तो जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इस रिकॉर्डिंग को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब तक समझ में नहीं आता है समझिए। आप बकायदा आपके क्या है पॉज कर करके नोट्स बनाइए, ठीक है ना। प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद उसे लर्न कीजिए, जो भी आपको टेस्ट मिलते हैं उन टेस्ट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, आपका काम जो है सही रूप से हो जाएगा। जो आप चाहते हैं सफलता, जिस भी आप जॉब में जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में आप पहुंच जाओगे।
ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसमें ट्रैप नहीं होगा और इसमें आपका ट्रैप नहीं होगा। ये देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास है 2 मिली हेनरी। अच्छा, यहाँ पर भी एक कंपोनेंट ले लेते हैं। ये आपके पास है 4 मिली हेनरी। ठीक है, और ये आपके पास है 2 मिली हेनरी। यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी। ठीक है ना, और आपके पास सपोज 1.5 मिली हेनरी। अब आपको लग गया होगा कि हाँ यार ट्रैप तो नहीं है। ठीक है, रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है ना, ट्रैप नहीं है। अब देखो आपके पास तरीके क्या है कि तो आप सबको पूरा हल करें। पूरा हल करने में बहुत समय जाएगा, है ना। अगर आप इसको पूरा हल करते हो, इसको हल करोगे, फिर इसको हल करोगे, फिर इसको हल करोगे, फिर इसको हल करोगे, ऐसे करते करते आप हल करोगे। इसके अलावा देखना, आपका जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, तो आपको 4 ऑप्शन कन्फर्म मिलने वाले हैं, पक्का। और अगर 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं तो क्यों ना हम 4 ऑप्शन का इस्तेमाल करें, है ना। तो जो भी 4 ऑप्शन होंगे उनका सदुपयोग करते हुए उत्तर बताएंगे। आप देखो, सोचिए, है ना। सोच जो है, ये काश जो है ये नहीं होता, ऐसा सोच सकते हैं अपन। सोचने पर पाबंदी थोड़ी ना। तो काश अगर ये नहीं होता तो ये और ये आपस में श्रेणी क्रम में होते, तो 4 और 2 6 मिली हेनरी आंसर होता। अगर ये पीछे का जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा नहीं होता अगर मान लो सर्किट, तो केवल आपके पास के इन दोनों को जोड़ने से आंसर आ जाता। अब आप सोच सकते हो कि काश आपके ये नहीं होता, ये नहीं होता तो क्या होता, आपके 4 2 6 और 2 8, आंसर आपके पास क्या होता, 8 मिली हेनरी होता। ठीक है, आप सोचना कि अगर मान लो ये पूरा नहीं होता तो 6 होता। अगर मान लो इस पूरे में से मैं अगर एक कंपोनेंट लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप लोगों, है ना। तो अगर ये आपके पास क्या है होता, तो आंसर आपके पास क्या होता, 8 होता। अब आप देखना, इसका आंसर 6 आपके जो गलत है, 8 भी गलत है, क्योंकि 6 और 8 तो मेरी कपोल कल्पना है ना। मैं जितना बढ़िया सोच सकता था उतना बढ़िया सोच लिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा वास्तव में थोड़ी है। मैं अगर सोच लूँ कि साहब जो है क्वेश्चन ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं सोचोगे आप। क्वेश्चन ही नहीं होता, क्वेश्चन तो होना जरूरी है, वरना आप जो है सेलेक्ट कैसे होगे। तो ये आपके पास क्या है, नहीं है, ये भी नहीं है, उत्तर इससे ज्यादा है और उत्तर इससे कम है, और जो भी आंसर है वो इन दोनों के बीच होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन इन दोनों के बीच होगा वो आप टिक लगाओगे, आंसर होगा। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इस ट्रिक से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। बहुत बढ़िया ट्रिक है, बड़े से बड़े आपके सवालों को फटाफट आपको सॉल्व करवा देती है। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, कोई आपके हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं होती। चलो, ये आपके पास क्या है। इसके बाद देखो अगला पैटर्न देखते हैं अपन। अगला पैटर्न आपके पास क्या है, अगला पैटर्न है ये देखो, इस तरीके से आपको एक ज्योमेट्री मिल गई। ये एक कॉइल, फिर उसके बाद फिर ये दूसरा कॉइल, इस तरीके से। ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास कितने टाइम्स है, n बराबर 11 टाइम्स है। अब पूरा तो बना नहीं सकते ना, वो n बराबर 11 टाइम है। तो इसको आपको बताना है कि कैपिटल A और कैपिटल B के बीच में टोटल इंडक्टेंस का मान क्या आने वाला है। कैपिटल A और कैपिटल B के बीच में टोटल इंडक्टेंस का मान क्या आने वाला है। और ये मान आपको दे रखे हैं 3 मिली हेनरी, सब जगह पर 3 3 है, 3 3 3 3, सब जगह पर 3 3 मिली हेनरी है। ठीक है, 3 3 मिली हेनरी है। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल इंडक्टेंस का मान क्या होगा। अब एक तरीका तो है कि मैं पूरे के पूरे सर्किट को सॉल्व करूं। पूरे सर्किट को सॉल्व करूंगे तो पता है आपको कितना समय लगने वाला है, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, केवल एक को हल करते हैं, केवल एक को हल करते हैं, है ना। तो केवल एक को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, ये 3 और 3 6, 6 और 6,
पैरेलल में है तो 3। अब आप कुछ मत कीजिए, जितनी भी संख्या है उससे गुणा कर दीजिए। आपके पास नंबर कितने दिख रहे हैं 11, तो 11 से गुणा कर दीजिए, तो आंसर आपके पास क्या जाएगा 33 मिली हेनरी। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, 33 मिली हेनरी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलता है तो आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ मान मिलता है आपको 5 मिली हेनरी। सब जगह पर 5-5 है, सब जगह पर 5-5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और ये आपके पास है एक्स और वाई टर्मिनल। एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में टोटल इंडक्टेंस आपको निकाल कर देना है। तो आप देखो, आप या तो इस पूरे सर्किट को देख लो, और अगर आप इस पूरे सर्किट को नहीं देखते हो तो केवल आपके इसका एक छोटा सा भाग देख लो। तो आप देखो, अगर मैं केवल इसको देखूं तो ये आपस में कौन से क्रम में है, पैरेलल में है, ऐसे जुड़ रहे हैं मतलब क्या पैरेलल में है ना। और अगर ये समानांतर में है तो इसका मान आपके पास कितना आएगा, इसका मान आएगा 2.5 मिली हेनरी, केवल इसका मान आएगा आपके पास 2.5 मिली हेनरी। समान मान के दो कुंडलियां अगर पैरेलल में जुड़ी हुई है तो उनका टोटल इंडक्टेंस क्या होता है, उनका आधा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2.5 मिली हेनरी। अब आप काउंट कर लो कि कितनी ऐसी है ना, कितनी ज्योमेट्री है, 1 2 3 4 5 6, 6 ज्योमेट्री है। तो कुछ नहीं करना है, इसको 6 से गुणा कर लीजिए। 25 को 6 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 15 मिली हेनरी। तो 2 छंग 12 और साथ में आपके 3, तो 12 और 3 15, तो एलटी का मान आपके पास क्या आ जाएगा 15 मिली हेनरी। आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया पैटर्न है और आपको अच्छा लगेगा अगर इस तरीके के पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अच्छा लगता है जब हम कुछ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम में आता है ना, तो वास्तव में उस फीलिंग से बढ़िया फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती। तो प्रैक्टिस करना है इसकी। इसके बाद जो है हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, तो काफ़ी सारे आपके पैटर्न में करवा चुका हूं, उधर प्रतिरोध और इधर आपके कुंडलियों में। अब हम बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन, है ना। इसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक पड़ा हुआ है वो है संधारित्रों का संयोजन। तो हटा रहे हैं इसे। चलिए अब हेडिंग लगाते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। अब आप देखना, संधारित्रों के संयोजन में जिस प्रकार से अपन ने प्रतिरोध का संयोजन देखा 3 प्रकार से होता है, कुंडलियों का संयोजन देखा 3 प्रकार से होता है, ठीक उसी प्रकार से संधारित्रों का संयोजन भी 3 प्रकार से होता है। पहला जो आपके पास क्रम है वो है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, फिर उसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर है और ये आपके तीसरा कैपेसिटर है, और इनको आपके इस प्रकार से मैंने सीरीज में जोड़ दिया। इस प्रकार से हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया। इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C3 है। टोटल कैपेसिटेंस जो हम इस सिरे पर यहाँ निकालेंगे ये आपके पास होगी CT। ठीक है, मान लेते हैं कि इस जगह पर सर्किट जो है वो I सर्किट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर V1 वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ V2 वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पर V3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया अक्रॉस कैपेसिटर। चलो, तो 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले का आखिरी सिरा दूसरे के पहले से और दूसरे का आखिरी तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। इसे हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान समान होता है,
श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। और अगर श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान समान होता है तो आप क्या कह सकते हैं कि I जो है I तो आपके पास है, वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं। यहाँ पे देखो V1 है ना, यहाँ पे अक्रॉस मान लेते हैं V वोल्टेज हमने लगा रखे हैं, यहाँ पे जो लगा रखे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, साथ में प्रत्येक कंपोनेंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप का योगफल है वो आपके आपूर्ति वोल्टता के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा होगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये आपके पास होगा, ठीक है। तो अब बताओ, आपको मैंने किसी भी संधारित्र के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था आपको, है ना। किसी भी संधारित्र के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 1/c समाकलन का चिन्ह I dt, याद आ रहा होगा आपको, है ना। ये आपके पास क्या था, V बराबर 1/c समाकलन का चिन्ह I dt, क्लियर। तो ये आपके पास टोटल है, इसलिए मैं टोटल लिख रहा हूं IT। करंट तो आपके I है ही सही, तो करंट का तो कोई इशू नहीं होने वाला। अभी आप देखो V1 की बात करें अब, तो V1 क्या हो जाएगा, 1/C1 समाकलन I dt। V2 क्या हो जाएगा, 1/C2 समाकलन का चिन्ह I dt। और V3 जो है, V3 क्या हो जाएगा, V3 आपके पास होगा 1/C3 समाकलन का चिन्ह I dt, ठीक है। ये आपके पास क्या है, V1 V2 V3 जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस कैपेसिटर कंडेंसर, ये मैंने निकाल दिए हैं। और अब ये सारे के सारे मान यहाँ रखना है ना। ये जो हमने लिखा है, ये लिखा है ओम के नियम से, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये लिखा है अपन ने ओम के नियम से, ओम के नियम से, नियम, या फिर दो इस चीज को अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखते हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वोल्टेज इक्वेशन जो होती है ना सीरीज की, वो आपको ध्यान है, तो हम यहाँ नहीं करते, चलो मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं मान रखता हूँ इस चीज का, तो 1/CT समाकलन I dt बराबर ये 1/C1 समाकलन का चिन्ह I dt और प्लस 1/C2 समाकलन का चिन्ह I dt प्लस 1/C3 समाकलन का चिन्ह I dt। अब आप देखना, मैंने आपको कहा था कि बराबर के लेफ्ट और राइट देखो, और कोई चीज आपको एक ही कोटि में सब जगह पे देखने को मिले तो इसका मतलब उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हटाने के लिए आपको कोई आपके चिट्ठी पत्री नहीं चाहिए। आपको पता है कि यार सबकी कोटि एक एक बार ही आ रहा है और बराबर में दिख रहा है, तो एक कॉमन लेके हट जाएगा ना, तो इसको हम आउट कर सकते हैं। और जैसे आप इसको आउट करोगे, देखो क्या दिख रहा है, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन देखो 3 कैपेसिटर से काम नहीं बनने वाला, क्वेश्चन में 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, और भी आपके मिल सकते हैं ज़्यादा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक जनरल बात बोलेंगे, एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे कि यदि श्रेणी क्रम में n संधारित्र जुड़े हुए हो तो, है ना, क्या बोलेंगे, यदि श्रेणी क्रम में n संधारित्र जुड़े हो तो, अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे तो क्या हो जाएगा, CT 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट प्लस 1/CN। यहाँ n क्या है, ये संधारित्रों की संख्या है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। n आपके पास क्या है, संधारित्रों की संख्या, n आपके पास क्या है, संधारित्रों की संख्या है, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आया, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लियर। तो अगर कंडेंसर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका टोटल इंडक्टेंस समानांतर के सूत्र की तरह दिखता है। आप देखो इस फॉर्मूला के अंदर, अगर मैं उस समानांतर क्रम के प्रतिरोध वाला जो सूत्र था उसके अंदर मैं R की जगह पे C रख देता हूं, तो ये सेम फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि श्रेणी क्रम में पैरेलल के फॉर्मूले लगते हैं और पैरेलल में श्रेणी के फॉर्मूले लगेंगे, है ना। अभी अपन देखेंगे आगे चल के, तो आपको समझ में आएगा कि श्रेणी में तो पैरेलल के लगेंगे और पैरेलल में किसके लगेंगे, आपके श्रेणी के फॉर्मूले लगेंगे,
तो इसके बाद देखो आगे बात करते हैं अपन, इसे हटा दे, चलो। अब देखना आगे बात करते हैं कि यदि आपके केवल दो कैपेसिटर आपस में जो है समानांतर में जुड़े हुए हों, तो देखना एक एक पॉइंट करते हैं अपन। यदि सभी की धारिता समान हो तो, अगर सभी की धारिता समान होगी तो CT बराबर C/N, CT बराबर आपके C/N लग जाएगा। अगर सभी की कैपेसिटेंस वैल्यू समान हो, मतलब 10 माइक्रोफैराड के अगर मान लो 5 लगा रखें तो 10/5 मतलब 2, अगर 5 के 5 लगा रखें तो 5/5 बराबर आपके 1 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं, यदि दो कैपेसिटर श्रेणी में हो तो, मतलब अगर केवल दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में होंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CT बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2, CT बराबर C1 C2 और ये आपके पास क्या है बटा C1 प्लस C2, लग रहे हैं ना, पैरेलल जैसे फॉर्मूले लग रहे हैं। इसके अलावा देखो और बात करते हैं कि यदि तीन संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में हो तो, यदि तीन संधारित्र श्रेणी में हो तो क्या हो जाएगा, CT बराबर, ठीक है, तीन संधारित्र अगर श्रेणी में हो तो फॉर्मूला आपके पास क्या जाएगा, CT बराबर C1 C2 C3 बटा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ठीक है, और इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर तीन हो तो C1 C2 C3 और बटा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये यहाँ पे हम रख देते हैं C1, यहाँ रख देते हैं C2 और यहाँ रख देते हैं C3। आप देखो C1 C2 C2 C3 और C3 C1, ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पहचानने को मिल सकता है। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है, सारे के सारे फॉर्मूला है। तो श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्रों का, उसके अंदर जो सूत्र लगे हैं वो सारे के सारे पैरेलल के लगे हैं। तो पे अटेंशन, क्योंकि अभी तक आप प्रतिरोध और जब आप इंडक्टर के क्वेश्चन कर रहे थे तो कंफर्म है कि अब आपकी हैबिट हो गई होगी कि जैसे सीरीज में जुड़ोगे जोड़ दोगे, जैसे आपको समानांतर में दिखेंगे तो आधा कर दोगे, है ना। लेकिन आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में भी जब इसके क्वेश्चन आते हैं ना तो वो एग्जामिनर भी आंसर की में गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो आपको बकायदा धैर्य रखना है, ठंडे दिमाग से सोचना है और फिर उसके बाद उसका उत्तर निकालना है। और एक बार उत्तर को क्रॉस चेक फिर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप हैबिट में आने के बाद उधर ही वाले फॉर्मूले लगाते हो और गच्चा खा जाते हो, गलती कर जाते हो। तो ध्यान रखना, श्रेणी में पैरेलल के सूत्र लगाने हैं और पैरेलल में किसके लगाने हैं, आपको श्रेणी के सूत्र लगाने हैं। तो ये अभी हम बात करते हैं समानांतर क्रम संयोजन के ऊपर। हटा रहे हैं इसको। चलिए, तो आप देखना, समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप देखो कैसे, ये मैंने एक कैपेसिटर लिया, फिर उसके बाद हमने दूसरा कैपेसिटर लिया और ये आपके तीसरा कैपेसिटर लिया और इन तीनों को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, इसका मान C1 है, इसका मान C2 है और इसका मान आपके C3 है, C1 C2 C3।
क्लियर। और यहाँ जो है हमने इस जगह पर हमने V वोल्ट लगा रखा है, टोटल V है, यहाँ हम टोटल CT निकालेंगे बेसिकली, और V वोल्ट हमने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगा, ये करंट आपके पास होगा I, और यहाँ जाने के बाद ये करंट I1 हो जाएगा, ये करंट आपके पास I2 हो जाएगा, और ये वाला करंट I3 हो जाएगा। करंट जाने के बाद बढ़ती है ना समानांतर में। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि समानांतर में सभी कैपेसिटर पर वोल्टेज ड्रॉप का मान समान आने वाला है, ठीक है। समानांतर क्रम में सभी पर वोल्टेज ड्रॉप का मान समान आने वाला है, और अगर सभी पर वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू सेम आने वाली है तो हम जो है वोल्टेज पर तो ध्यान नहीं देते, हम करंट पे देते हैं। जैसे कि मान लो देखो यहाँ पर ये आपके पास शाखा धाराओं का योगफल परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है। पैरेलल की करंट इक्वेशन देखी थी ना आपने कि शाखा धाराओं का योगफल परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपके पास क्या होगी, इसकी करंट इक्वेशन होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने बात की थी कि I जो है वो क्या लिख सकते हैं अपन, I इज इक्वल टू CdV बटा dt। अब आप टोटल की बात करो तो यहाँ पे T लगा दो, ठीक है। इसी प्रकार से देखना, अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, C1dV बटा dt। वोल्टेज तो सब पर सेम है ना। इसी प्रकार से अगर मैं I2 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, C2dV बटा dt। अगर मैं I3 की बात करूंगा तो I3 क्या हो जाएगा, C3dV बटा dt। और ये सारे मान उठाकर यहाँ रख दो, ये सारे मान उठाकर आप क्या कर दोगे, यहाँ रख दोगे। चलिए, आपने मान रख दिया होगा, ये सारे मान यहाँ रख दिए होंगे, और यहाँ पर ये मान रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा CT और dV बटा dt बराबर, इस जगह रखा है। अब यहाँ पे ये रख देंगे ये वाले मान, तो क्या हो जाएगा, C1 dV बटा dt प्लस C2 dV बटा dt प्लस C3 dV बटा dt। क्लियर। तो ये आपके, अब आपको मैंने बताया हुआ है कि यार बराबर के लेफ्ट और राइट अगर मान लो एक ही पद पूरा आपको कॉमन नजर आता है, जैसे बार बार नजर आ रहा है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये लो साहब हटा दिया, और जैसे आप इसे हटाओगे वैसे ही क्या हो जाएगा, CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हम इसको अभी फॉर्मूला में नहीं रखेंगे, हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। जनरल फॉर्मूला मतलब कि अगर मान लो 4 5 6 7 8 9 कितने भी आपके कैपेसिटर परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े, तो आप उसका टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यदि समानांतर में n संधारित्र जुड़े हों तो, अगर समानांतर में n संधारित्र जुड़े हों तो आपके टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे CT बराबर, ठीक है, CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ये आपका जनरल फॉर्मूला होगा। और यहां पर ये जो n है ये आपके पास होगी संधारित्रों की संख्या। n आपके पास क्या है, संधारित्रों की संख्या, समानांतर में जुड़े संधारित्रों की संख्या। यहां भी ऊपर भी लिखा हुआ है कि n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल कैपेसिटर होगा। n आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल कैपेसिटर होगा। क्लियर। तो श्रेणी क्रम समानांतर क्रम आपको समझ में आया होगा। अब आप देखना, हम और बातें करते हैं इसके ऊपर। ये वाला यहां से लेकर यहां तक मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये अब देखिए कि यदि सभी की धारिता समान हो तो, है ना, क्या बात करेंगे हम, यदि सभी
की धारिता समान हो तो, अगर सभी का कैपेसिटेंस जो है वो समान आएगा तो आपके टोटल कैपेसिटेंस CT बराबर C इंटू N। कुछ नहीं करना है, एक आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू लेनी है और उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर से गुणा कर देना है, तो आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो CT बराबर C इंटू N हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो सूत्र सारे के सारे आ चुके हैं। श्रेणी क्रम हो गया, समानांतर क्रम हो गया। अब हम बात करेंगे मिश्रित क्रम। आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी और समानांतर से मिलकर बना संयोजन मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि श्रेणी और समानांतर से मिलकर बना संयोजन मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। और मिश्रित क्रम संयोजन के में जो सूत्र लगते हैं वो श्रेणी और समानांतर दोनों के लगते हैं। तो दोबारा फॉर्मूलाज को ओवरराइट करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट पैटर्न्स पे चलते हैं, है ना, डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप नोट कीजिए और हम जो है इसके बाद आपको पैटर्न्स पे लेके चलेंगे। हटा दें, चलिए। चलिए, तो पैटर्न नंबर फर्स्ट, ठीक है, पैटर्न नंबर फर्स्ट। तो मैं समझता हूँ आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी की बातें अपन कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।